नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राहुल गांधी ने आरोग्य ऐप पर उठाए सवाल, कहा डर का फायदा उठाकर लोगों को किया जा रहा है ट्रैक। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार जल्द कर सकती है दूसरे राहत पैकेज का ऐलान। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ की बैठक। गडकरी ने कहा एमएसएमई के लिए भी जल्द आएगा रिलीफ पैकेज। कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल, कहा लॉकडाउन थर्ड का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। सेंट्रल विस्टा स्कीम को रोकने समेत 7 सलाह भी दी। पश्चिम बंगाल में सरकार और राजभवन में तनातनी जारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर लगाया आरोप, कहा संकट के समय सत्ता हड़पने की कोशिश। और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी। जयपुर से पटना लौटे प्रवासी मजदूर। छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी रेल मंत्री को लिखा खत, 28 स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग। राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण को मॉनिटर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को लेकर बड़ा सवाल किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप सर्विलांस ऐप है। इस ऐप को चलाने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट ऑपरेटर को दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप की जिम्मेदारी प्राइवेट ऑपरेटर को देने से डेटा सुरक्षा और निजता की रक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि तकनीक हमारी सुरक्षा कर सकती है, लेकिन डर का फायदा उठाकर लोगों की निगरानी करना गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत वरिष्ठ मंत्रियों और वित्त मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमण से निपटने के साथ ही लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स के लिए दूसरे राहत पैकेज पर चर्चा हुई। इस बैठक में एमएसएमई सेक्टर को लेकर खास तौर पर चर्चा की गई। वित्त मंत्रालय की ओर से पीएम को एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इस प्रेजेंटेशन के जरिए पीएम को देश की आर्थिक हालात की जानकारी दी गई। साथ ही इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी पीएम को दी गई। पीएम मोदी ने इससे पहले शुक्रवार को नगर विमानन, श्रम और ऊर्जा मंत्रालयों के साथ बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार कोरोना वायरस से प्रभावित सेक्टर्स को राहत देने के लिए जल्द ही दूसरे पैकेज का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार जीडीपी के 0.8% के बराबर पैकेज दे चुकी है। वहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि सरकार जीडीपी के 1.5% से 2% के बराबर के पैकेज का ऐलान कर सकती है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो सरकार अगले राहत पैकेज में देश के गरीब तबके के साथ साथ ऐसे लोगों को राहत दे सकती है जिनकी नौकरी चली गई है। साथ ही टैक्स छूट और अन्य उपायों के जरिए छोटी और बड़ी कंपनियों को राहत दी जा सकती है। सरकार ने मार्च के आखिर में 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत गरीबों को मुफ्त अनाज और कुकिंग गैस उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा गरीब महिलाओं एवं बुजुर्गों को नकद सहायता उपलब्ध कराई गई थी। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए जल्द राहत पैकेज मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि सरकार उद्योगों के साथ मजबूती से खड़ी है और एमएसएमईज के लिए अलग से नीति बना रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की ओर से इसके लिए प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जल्द इस पर निर्णय लेंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार की तरफ से कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार ऑरेंज जोन में बसों के चलने पर पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन इस जोन में ड्राइवर और सिर्फ 2 पैसेंजर्स के साथ टैक्सी को चलने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं इस जोन में मूवमेंट की इजाज़त सिर्फ ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और उनकी गाड़ियों को ही मिलेगी। वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान और सैलून खोलने की इजाज़त होगी। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को ग्रीन जोन में गैर अनिवार्य सामानों की बिक्री की इजाज़त भी होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि लॉकडाउन थर्ड का लक्ष्य, उद्देश्य और रणनीति क्या है। वहीं दूसरा सवाल किया है कि क्या लॉकडाउन 3 आखिरी है या आगे और भी होगा।
तीसरा सवाल पूछा है कि 17 मई 2020 के बाद सरकार के पास आगे की क्या रणनीति है, लोगों की रोजी रोटी से निपटने का क्या इंतजाम सरकार करेगी। वहीं चौथा सवाल किया है कि लॉकडाउन 3 के बाद देश को पटरी पर लाने का रास्ता क्या होगा। और पांचवा सवाल पूछा है कि देश में 8.5 करोड़ लोगों की घर वापसी की टाइमलाइन क्या है। नंबर 1, लॉकडाउन 3.0 के पीछे क्या लक्ष्य है। सवाल नंबर 2, क्या लॉकडाउन 3.0 आखिरी है। तीसरा सवाल, 17 मई 2020 तक कोरोना संक्रमण रोकने व आर्थिक संकट से उबरने की गोल पोस्ट क्या है। चौथा सवाल, लॉकडाउन 3.0 से बाहर आकर देश को सुचारू रूप से पटरी पर लाने की दिशा व रास्ता क्या है। और पांचवा और आखिरी सवाल, 8 से 10 करोड़ मजदूरों की सुरक्षित व सुगम घर वापसी की टाइमलाइन व तरीका क्या है। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को 7 सलाह दी है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार मजदूरों की सुरक्षित और निःशुल्क घर वापसी की व्यवस्था करे। लाखों करोड़ों मजदूरों को 15 दिन में घर वापसी के लिए निःशुल्क यानी मुफ्त, बगैर किराए सैनिटाइज ट्रेन की व्यवस्था मोदी सरकार करे। नंबर 2 सुझाव, देश के गरीब मजदूरों व बुजुर्ग, महिला तथा विकलांगों के पेंशन खातों में बगैर देरी के सीधे 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएं। तीसरा सुझाव, किसानों का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदें व 24 घंटे के अंदर भुगतान करें। चौथा सुझाव, 11 करोड़ नौकरी देने वाले 4.25 करोड़ लघु, मध्यम व सूक्ष्म इकाइयों MSMEs को फौरन 2 लाख करोड़ रुपए का सैलरी व क्रेडिट पैकेज दिया जाए। पांचवा सुझाव, मध्यम वर्गीय व नौकरी पेशा लोगों को तनख्वाह व नौकरी प्रोटेक्शन पैकेज सुनिश्चित हो। छठा सुझाव, कोरोना की टेस्टिंग को कई गुना बढ़ाया जाए। सातवां सुझाव, केंद्र सरकार अपनी फजूल खर्ची पर फौरन अंकुश लगाए। लॉकडाउन के कारण देश भर के उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थता जता रही है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने पत्र लिखकर कहा कि वे अपने कर्मचारियों को अप्रैल का पूरा वेतन देने में असमर्थ हैं। इस पत्र पर राज्य के 11 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने दस्तखत किए हैं। हालांकि उनका कहना है कि वे कर्मचारियों को 50% वेतन देने के लिए तैयार हैं। कंपनियों का कहना है कि लॉकडाउन और मौजूदा हालात के कारण सब कुछ बंद पड़ा है। ऐसे में मजदूरों और कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद रोजगार के अवसर देश में खुले हुए हैं। जावड़ेकर के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। गरीब को जो चाहिए वो देने का सबसे बड़ा पैकेज कांग्रेस वाले कहते 65,000 करोड़ रुपए गरीब को दो। अरे 1,70,000 नहीं, 2 लाख करोड़ से ज्यादा इस सरकार ने गरीब के लिए दिया है। फिर भी गरीबों को तकलीफ हुई, सभी वर्गों को तकलीफ हुई, लेकिन अभी भी रोजगार के सारे अवसर तुरंत शुरू किए हैं। तो अनेक प्रवासी मजदूर जो थे वो अपने घर से स्वेच्छा से ही आए थे, नौकरी में लगे थे। अब जैसे रोजगार शुरू हुआ तो अनेक लोगों ने अपना घर जाना कैंसिल कर दिया और वो अब काम में जुटे हैं। और यही सही रास्ता है, क्योंकि अभी काम पे उनको अच्छा मेहनताना मिलेगा, अच्छा रोजी रोटी मिलेगी। वहीं आरजेडी ने कहा है कि सरकार को एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए आगे आना चाहिए। एक सिंबॉलिक एक्ट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम
एमएसएमई को टूटता देख रहे हैं, लोगों की नौकरियां जाते देख रहे हैं। क्या हम इसको और सिंबॉलिज्म में कम खर्चे से नहीं कर सकते थे? आप लोगों को कहिए कि पोस्ट कार्ड भेजें देश के तमाम हॉस्पिटल्स के नाम, एक एक आदमी पोस्ट कार्ड भेजेगा। मैं समझता हूं उस तरह की कोशिशें होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में कोरोना संक्रमण से प्रभावित हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में निर्माण सामग्रियों और मोबाइल रिपेयर की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इन दुकानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यूपी सरकार ने अपने फैसले में ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर और मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को सशर्त खोले जाने की इजाज़त दी है। इन दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के प्रावधानों और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में भी संभावनाएं तलाश की जाए, संक्रमण की सुरक्षा से उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियों को अवश्य संचालित किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। As a chief minister, do you feel that the lockdown should be extended? हमारे साइड वाले राज्य में जब पेशेंट बढ़ रहे हैं तो और कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड होना सही रहेगा। आपके लिए जो अगली प्रायोरिटी है वो है राज्य की इकोनॉमी को रिवाइव करना, कि कैसे वापस उसको पटरी पर लाएं। 80% प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, बाकी सब इंडस्ट्रीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 80% मैन पावर के साथ में। बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि जहां पे आपने कहा कि लोगों को आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट देना चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से कह रही थी कि ऐसा लगता है कि गोवा के चीफ मिनिस्टर गोवंस को गिनी पिग्स बनाना चाह रहे हैं। ये मुझे लगता है कांग्रेस का गैर समझ है, क्योंकि जिस तरह से आयुष का प्रोटोकॉल दिया है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उन्हें जो सप्तसूत्री कार्यक्रम दिया था उनमें से आयुष प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों ने फॉलो किया तो चलेगा। देखिए ऑन रिकॉर्ड गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर असमंजस की वजह से मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना से प्रवासी मजदूर 2 बसों में बैठकर उत्तर प्रदेश जाने के लिए रवाना हुए। दोनों बसों में करीब 60 मजदूर थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। दोनों बसों के साथ गुना प्रशासन की एक टीम बोलेरो गाड़ी में सवार थी। दोनों बसों के ड्राइवर्स को एडीएम द्वारा दिया गया अधिकृत पत्र भी उनके पास था। बस जैसे ही दतिया के पास यूपी सीमा पर पहुंची, यूपी पुलिस ने दोनों बसों को रोक दिया। साथ ही एमपी सरकार के पास को मानने से इनकार कर दिया। दोनों बसों के साथ गए अधिकारियों को भी नहीं सुनी गई। करीब 1.5 घंटे की हुज्जत के बाद दोनों बसों को वापस गुना लौटना पड़ा। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। सचिन, ये जो पूरा मामला है, 60 मजदूरों से भरी 2 बसों को वापस उत्तर प्रदेश की सीमा से लौटना पड़ा है। आखिर एमएचए के ऑर्डर्स के बावजूद भी ये मिसकम्युनिकेशन क्यों नजर आ रहा है स्टेट्स के बीच में? देखिए, जो एमएचए ने जो ऑर्डर जारी किया है उसके मुताबिक आपसी समन्वय से जो राज्य हैं वो एक दूसरे जो राज्य हैं वहां से अपने मजदूरों को ला सकते हैं। लेकिन ये दिक्कत पिछले करीब 1 हफ्ते से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर देखने को मिल रही है, जब या तो मध्य प्रदेश के या अन्य किसी प्रदेशों के मजदूर जो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं उनको यूपी के बॉर्डर से बाकायदा भगाया जा रहा है। एक तरफ तो सरकारें ये कह रही हैं कि हम अपने मजदूरों को बुलाएंगे, भले ट्रेन से बुलाएं, बस से बुलाएं, जैसे भी बुलाएं। दूसरी तरफ जो मजदूर या तो पैदल पहुंच रहे हैं या दूसरे प्रदेशों की व्यवस्था से पहुंच रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। साफ तौर पर जो राज्य हैं उनके बीच
कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिल रही है और उसी कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते अलग अलग थानों में अलग अलग तरीके के अधिकारी हैं और अलग अलग बॉर्डर पर अलग अलग तरीके के पुलिस कर्मचारी हैं। उनके पास कोई बहुत स्पष्ट निर्देश प्रदेश की तरफ से नहीं है, इसी वजह से इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन की कमी का खामियाजा जो प्रवासी मजदूर है कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सचिन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के जयपुर से प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच गए हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पटना पहुंची, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मजदूरों को ट्रेन से उतारा गया और उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग होने के बाद मजदूरों को स्पेशल बस के जरिए ब्लॉक मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां उन्हें 21 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। इससे पहले कल रात 10 बजे जयपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई थी, जिसमें करीब 1200 श्रमिक सवार थे। नमक में सर कितने दिनों से थे? वहाँ में था सर 1.5 महीना से ऊपर हो गया था। वहाँ रिश्ता था, मिलने के गया था, मेरा लड़की है। अच्छा, वहाँ लड़की वहाँ फंस गए थे। हाँ। अब कितनी खुशी है आपको? हाँ ठीक है, ठीक है। अभी तो खुशी है, जा रहा है घर तक। खाना मिला है, खाना पीना मिला है? हाँ, खाना 2 जगह मिला है, जयपुर में मिला था, मुगलसराय में मिला। जो आपके लिए जो व्यवस्था बनी उसके लिए किसको मानते हैं आप? हमारे को तो अच्छा मानते हैं, केंद्र सरकार को अच्छा मानते हैं? दोनों को हमको मान के चलने पड़ेंगे। जो अपने क्षेत्र में आए हैं इनको भी मानना पड़ेगा और अगला जो वहाँ से भेजे हैं उनको भी मानना पड़ेगा। फिर वापिस जाइएगा यहाँ से? जाएंगे, मजदूर आदमी है तो जाना ही पड़ेगा। दिक्कत किसी चीज़ का नहीं था सर, लेकिन घर की याद सबसे ज़्यादा सता रही थी, इसलिए हम लोग सोच रहे थे घर जाते तो अच्छा रहता। हम लोग मकराना बराबर में रहते थे। अच्छा, यहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ हम लोग जाएंगे किशनगंज। आप लोग को राहत पैसे मिली थी? जी सर, मिला था, खाना पीना मिला था। नहीं, पैसे तो नहीं मिला, राहत भी नहीं मिला था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, इतना परेशानी से गांव जा रहे हैं। राजस्थान में हम लोग नागौर जिला मकराना में रहते थे। वहाँ राशन पानी नहीं मिलता था। तहसील में जाकर के हम लोग बहुत कहने के बाद भी नहीं सुनवाई किया, बोला भेजेंगे, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलता था। यहाँ हम लोग जाएंगे मधेपुरा जिला। अच्छे से खाना मिले तो हम लोग खुश रहे, फिर आने का जरूरत ही नहीं था। जब परेशान थे जब भी आने। वहाँ पे सेवा लाइन में काम करते थे, ब्याह शादी में खाना बनाते थे। सरकार की तरफ से पैसे मिले थे? नहीं, सरकार की तरफ से 1 रुपया हमारे पास नहीं मिला, क्योंकि एक बार बोला भी था तो करा बिहार के खाता चाहिए, बिहार के खाता हम लोग के पास है नहीं। अच्छा, आप लोग को वहाँ चेकअप हुआ था? हाँ, चेकअप हुआ और पर्ची उर्ची सब मिला हुआ है। अच्छा। जयपुर से हमें, वहाँ राजस्थान से भी, यहाँ सीतामढ़ी जिला जाना है। इसमें अभी इस ट्रेन में 1174 लोगों की सूची प्राप्त हुई है और यह जिला प्रशासन के द्वारा ध्यान रखा गया है कि किसी तरह की जो आ रहे हैं लोग उनको कठिनाई नहीं हो और जो आते हैं उनको प्रॉपरली मेडिकल स्क्रीन करा करके संबंधित जिलों के लिए भेजा जा सके। उनको अपने अपने जिलों में भेजा जाएगा, उनको वहाँ पर 21 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा और वहाँ पर रहने खाने और सोने की सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर रहेंगी। अभी 1200 लोग इस ट्रेन में आ रहे हैं, 1200 लोग आ रहे हैं। ये सभी नहीं, इसमें सभी मजदूर हैं और ये सभी जयपुर से आ रहे हैं। जयपुर के पास नागौर जिला है, उन दोनों जिलों से मिल करके ये श्रमिक वहाँ से आ रहे हैं। वहीं तेलंगाना से 1200 मजदूर झारखंड पहुंचे। इन मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए लाया गया। झारखंड के हटिया स्टेशन पहुंचने पर मजदूरों ने राहत की सांस ली। ट्रेन से उतरने के बाद मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत स्टेशन के बाहर लाया गया। फिर स्क्रीनिंग के बाद उन्हें उनके जिले के लिए स्टेशन के बाहर लगी बस में बिठाकर घरों की ओर रवाना किया गया है। स्पेशल ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया था। स्पेशल ट्रेन से मजदूरों को उतरते ही फूल देकर उनका स्वागत किया गया और पैकेट में खाना और पानी की व्यवस्था भी की गई थी। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस उनके घर भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी कोटा में फंसे अपने सभी छात्रों को वापस बुला लिया है। इन छात्रों को 74 बसों के जरिए कोटा से पुणे लाया गया, जहां इनकी जांच की जा रही है। उसके बाद सभी छात्रों को क्वारंटीन किया जाएगा। आपको बता दें कि कोटा से 1200 छात्रों को झारखंड के हटिया के लिए भी स्पेशल ट्रेन से भेजा गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम सरकारें अपने अपने राज्यों के छात्रों को कोटा से वापस बुला चुकी हैं। लॉकडाउन के कारण मजदूरों के सामने खड़ी हुई मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रोजगार छिन जाने के बाद ये मजदूर अपने ही
घर हर हाल में पहुंचना चाहते हैं। ऐसा ही एक वाकया दिखा मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां घर पहुंचने के लिए सीमेंट कंक्रीट के मिक्सचर में बैठकर 18 लोग महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। इस बात का खुलासा इंदौर में चेकिंग के दौरान हुआ। लोगों को इस हालत में देखकर पुलिस भी हैरान है कि महाराष्ट्र से इंदौर तक मजदूर इस हालत में कैसे आ गए। प्रशासनिक अधिकारियों को मजदूरों के बारे में जानकारी दे दी गई और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों की अब घर वापसी शुरू हो गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली से बिहार जा रहे साइकिल सवार एक मजदूर ने शाहजहांपुर में दम तोड़ दिया। दरअसल 7 मजदूर साइकिल से दिल्ली से बिहार जा रहे थे। 4 दिन पहले ये 7 मजदूर दिल्ली से निकले थे। शाहजहांपुर में एक मजदूर की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे थाना चौक कोतवाली के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज में बीमार मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया। एक मजदूर की मौत होने के बाद जिला प्रशासन ने इसके साथ ही बाकी के 6 मजदूरों को क्वारंटीन कर दिया है। वहीं सभी मजदूरों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली से चले थे, बिहार को जाना था, साइकिल से निकले थे। कितने लोग? 7 आदमी। 7 आदमी में एक आदमी खत्म हो गया। कोई बीमारी नहीं था उनके पास, एक अचानक खत्म हो गया। कितने दिन पहले चले थे? 4 दिन हो गया आज। तो बीच में खाना पीना क्या? खाना पीना कहीं यहीं आया तो एक मंदिर पे रात में खिलाया, बाकी तो अपने चले थे लेके वही खाए पिए बस। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सैकड़ों मजदूरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये मजदूर उत्तर प्रदेश और झारखंड के रहने वाले हैं और लॉकडाउन के कारण यहां फंसे हुए हैं। इन मजदूरों का कहना है कि राशन के लिए उन्हें दर बदर भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही मजदूरों ने मांग की है कि उनके लिए सरकार जल्द से जल्द स्पेशल ट्रेन चलवाए ताकि वो अपने घर जा सके। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। इसके लिए भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के करीब 1,17,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हैं। ऐसे में उन प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए 28 निःशुल्क ट्रेन चलाने की मांग की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। RKDF यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया है कि वो कोरोना संकट के दौरान सत्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 2 चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने लिखा है कि एक राज्यपाल से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्द और इस तरह की विषय वस्तु, अभिप्राय और लहजे वाले पत्र भारत के संवैधानिक एवं राजनीतिक इतिहास में पूर्ण रूप से अभूतपूर्व हैं। ममता ने कहा कि मेरे और मेरे मंत्रियों और मेरे अधिकारियों के खिलाफ आपके शब्द अपमानजनक, असंयमित, भयादोहन करने वाले और निंदनीय बताए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सत्ता हड़पने की अपनी कोशिशें तेज करने से बाज आने की विनती करती हूं। आपको सोशल मीडिया पर अपने लगातार ट्वीट में आधिकारिक पत्र, लोगों और इस्तेमाल करने से दूर रहना चाहिए। इससे पहले पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना से जुड़े आंकड़ों को छिपा रही है और राज्य की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय टीम के आने के बाद कल और एक दिन के बाद 50% राइज है, 22 to 33। ये जबरदस्त जंप है, पर असली में ये फिगर 105 है। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से, ICMR के हिसाब से प्रांत में
सरकार के हिसाब से कोविड डेथ्स की संख्या 105 है। वास्तविकता में यह संख्या ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार ने बिना इंश्योरेंस के लोगों को किफायती इलाज दिलाने के लिए बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सूबे के प्राइवेट अस्पतालों में अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए फीस तय कर दी है। महाराष्ट्र सरकार को शिकायत मिल रही थी कि सूबे के प्राइवेट अस्पताल डिलीवरी, डायलिसिस और बाईपास जैसी बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। इन शिकायतों के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार ने 173 तरह की बीमारियों के इलाज के लिए फीस तय कर दी है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि तय फीस से ज्यादा पैसे वसूलने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य सरकार ने महामारी खत्म होने तक एंजियोग्राफी, बाईपास, नी और हिप रिप्लेसमेंट, कैटरैक्ट, हार्निया जैसी बीमारियों के इलाज का रेट तय करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आदेश के बाद अब मुंबई के अस्पतालों में बिना इंश्योरेंस वाले किसी शख्स से एंजियोग्राफी के लिए 12,000 रुपये, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 75,000 रुपये, सी सेक्शन डिलीवरी के लिए 86,250 रुपये से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्देश भी जारी किया है कि किसी भी हालत में अस्पताल आने वाले किसी भी बीमारी के मरीजों को बिना जांच या उचित जांच पड़ताल के वापस नहीं भेजा जाएगा। अस्पताल आने वाले हर मरीज की स्क्रीनिंग करनी है और समस्या के अनुसार उसे जल्द से जल्द उपचार देना होगा। वहीं दिल्ली में कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों के बाहर आर्मी का बैंड परफॉर्म करेगा। कल सुबह 10 बजे एम्स, कैंट बोर्ड हॉस्पिटल, नरेला के बेस अस्पताल के बाहर सुबह 10:30 बजे, गंगाराम अस्पताल और आरएनआर अस्पताल के बाहर सुबह 11 बजे आर्मी बैंड परफॉर्म करेगा। तीन मई को सेना ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जुटे डॉक्टर्स और अस्पताल पर फूल बरसाने का ऐलान किया है। भारतीय सेना के पीआरओ अमन आनंद ने जानकारी दी है कि श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक चुनिंदा शहरों में फ्लाई पास्ट करेंगे। Forces have always stood as a wall against all threats to the country, and it is the countrymen who have always come together in large numbers to shower their blessings and appreciation. This time, it is our turn. This is also to assure the nation that the armed forces are ready to meet any challenges, be it from land, sea, or air. And also that we shall continue to support the Corona warriors and even step up this support should there be a need. उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर जारी तमाम अटकलों के बीच 20 दिनों बाद वो पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं। उत्तर कोरिया के आधिकारिक समाचार एजेंसी के मुताबिक किम जोंग दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुचनोक में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे उन अटकलों पर विराम लग गया कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। नॉर्थ कोरिया के सरकारी अखबार में जारी तस्वीरों में किम जोंग मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे कि किम जोंग स्वस्थ नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है। SRK University, not just a name,